उदयपुर की एक घटना ने तहलका मचाया हुआ है। 3 कन्याओं के भ्रूण फतेह सागर की झील में तैरते हुए पाए गए। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो सभी लोग हैं। बात वहां से शुरू करें कि सचमुच ये आपने कहा कि उदयपुर से प्रश्न चिन्ह निश्चित तौर पर लगता है, क्योंकि उदयपुर के आसपास का इलाका आदिवासी इलाका है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं पीएनडीटी एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जिस बात का अंदेशा हम लोग बार बार उजागर कर चुके हैं कि चूंकि ये क्षेत्र गुजरात से मिलता हुआ क्षेत्र है और गुजरात से बहुत सारी वैन्स यहाँ पर इंटीरियर इलाकों में, चाहे वो गुजरात का भी हो चाहे राजस्थान का भी हो, वहाँ आदिवासी इंटीरियर इलाकों तक वैन्स आकर के और इस प्रकार के कार्य को करने लगी हैं। देखिए, इसके कारणों पर जाए तो कारण तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात तो कि परिवार स्वयं जिम्मेदार है और इसीलिए कड़ा कानून लाना पड़ा। एक तो आप आंकड़े की बात करते हैं, लेकिन आंकड़े उन क्षेत्रों के हैं जहाँ पर कुछ आंकड़े जहाँ पर की एफ्लुएंसी बहुत ज्यादा पैसा भी है, कोई शिक्षा का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा कम नहीं है कि बिल्कुल अशिक्षा हो, लेकिन वहां भयावह आंकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि समृद्धि और शिक्षा भी इसका शायद एक कारण रहा है। तो इसलिए जब हम कारणों पर जाएं, और दूसरी तरफ वो है कि गरीबी, दहेज प्रथा का शायद सामने होना, लड़की को सुरक्षित न रखने की बात, एक नेगेटिव, ये अलग तरह का। जी, ये तो सामाजिक, दोनों एक तरह की सामाजिक की बात। लेकिन आखिर में इन सामाजिक कुरीतियों का कौन लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, कौन लोग लाभ उठा रहे हैं? देखिए, सामाजिक कुरीतियों का लाभ तो निश्चित तौर पर लाभ नहीं उठा रहे हैं। उनकी सामाजिक कुरीतियां इतनी अंतस तक पहुंच गई है कि इसीलिए जरूरी था कि एक्ट नया लाया जाए और इसीलिए पीएनडीटी एक्ट बना। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पीएनडीटी एक्ट का राज्यों में पूरी तरह से उसकी अनुपालना नहीं हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि देश में केवल एक कन्विक्शन अब तक हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अचानक पूछ लें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को कहीं के भी कि पीएनडीटी एक्ट क्या है, उसकी धाराएं क्या, उसमें किसके आधार पर आप वहां पर अटैक कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और कहां पर जाकर के आपको बात को करना है। पीएनडीटी एक्ट के तहत डायरेक्ट पुलिस का इंटरवेंशन नहीं है, थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं है। राज्य सरकारों का एक एक्सक्यूज और होता है कि चूंकि पीएनडीटी एक्ट केंद्र द्वारा बनाया हुआ है इसलिए हम उसमें और कुछ नहीं कर सकते। पीएनडीटी एक्ट बना हुआ है लेकिन प्रशासन और सरकार इसको लेके गंभीर नहीं। आप उसी तो क्या वो दोषी नहीं है? वो दोषी है, लेकिन उसके साथ साथ दोषी और भी है। हमारी अपनी परंपरा, हमारे माइंडसेट, हमारे इतने वर्षों की बात, ये सारे दोषी हैं। जो रेशियो जो बिगड़ा है वो इन दशकों में बिगड़ा है। परंपराएं तो पुरानी चली आ रही हैं। तो आप पुराना भी देखें तो देखिए कि 100 साल पुराने हैं जहाँ पर रेशियो तो पहले भी कम था, 9,972 था 100 पर, अब उल्टा 927 रह गया है पिछले उसमें 2001 पर, और 19,000 उस पर वो था 72। तो आप देखिए कि स्थितियां तो निश्चित तौर पर अभी बदली हैं। और मैंने कहा ये प्रश्न चिन्ह जो सबसे बड़ा है कि जहाँ एफ्लुएंस से ज्यादा, जहाँ पैसा समृद्धि ज्यादा है, जहाँ शिक्षा का भी प्रसार हुआ है, वहां पर आना प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखिए, 5 चीजें बहुत जरूरी है इसके लिए। पहला है कानून का कड़ा होना, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और वो है कि इसको एग्जीक्यूट करने वाली जो संस्थाएं, सरकारी तंत्र है, उनका संवेदनशील होना भी और उनका त्वरितता भी उसमें होना भी। तीसरा है विमेन आयोग, महिला संगठनों, इधर की इन सब लोगों की कार्यक्रमों के सबको नीचे तक अवेयरनेस के कार्यक्रम पहुंचाने की। और चौथा है जो मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है। मुझे आप माफ करें कि जब आप उजागर भी करते हैं उस समय हमारी अपील ये होती है कि उसके साथ साथ पीएनडीटी एक्ट की धाराएं क्या है, कहां जाकर के लोग अपनी बात को कर सकते हैं या उसको क्या दंडित मिल सकता है, ये भी इसमें जोड़ा जाए। काफी लोगों ने, आप लोगों ने इसमें मदद की है। मैं मीडिया की बहुत तारीफ करती हूँ क्योंकि 19 नए एक्ट और सिफारिशें जो मैं सरकार को केवल 1 वर्ष में भेज सकी, उसके पीछे निश्चित तौर पर मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग और उनके द्वारा दी हुई तस्वीर थी जिसके कारण हम बना सके। उदयपुर में घटना हुई, लेकिन कौन जिम्मेदार है इसको लेके अभी तक सवाल खड़े हैं। आखिर में प्रशासन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सर, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इतनी बड़ी घटना हो जाए उस तैरते हुए में, जिसमें मेवाड़ की उस धरती पर खास करके मुझे अफसोस इस बात का है कि यदि मेवाड़ के इतिहास से महिलाओं के इतिहास को मिटा दिया जाए तो शायद हमारे पास कुछ बचता नहीं है। चाहे मीराबाई से लेकर के पन्ना धाया तक हो, मैं चौथी बैठी हूँ, मुझे तो नहीं मारा गया, मैं उस इलाके से आकर के रही हूँ, लेकिन ये बढ़ती हुई उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा प्रशासन तंत्र की पूरी तरह से जवाबदेही है। पीएनडीटी एक्ट को अगर सख्त भी कर दिया जाए और प्रशासन और सरकार की यही स्थिति रही तो क्या फायदा इसका? देखिए, पीएनडीटी एक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ उस पर निगरानी भी जरूरी है और इसीलिए हमने केंद्र में से शुरू कर दिया। केंद्र में हमने एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है जिसमें एक सदस्य हमारी महिला आयोग की भी उसमें होती है। पूरे देश में वो लोग दौरा कर रहे हैं। मैं केवल दिल्ली का उदाहरण दूं कि एक दिन दिल्ली में 4
नर्सिंग होम देखे और चारों में अनियमितता पाई गई। आज मैं शर्त लगाती हूँ कि अचानक आप दौरा कर लीजिए किन्हीं से भी उसका, और सब में कम से कम 90% में अनियमितता पाई जाएगी, ये मेरा दावा है। आखिर में अभी जो कानून है इसमें कहाँ खामियां हैं जिसके कारण लोग इस तरह के कृत्य करके बच जाते हैं? एक तो ये कि इसमें जो टेक्निक की बात की गई है, टेक्नोलॉजी के जो उसमें जो लिस्ट है वो उस वक्त के जब एक्ट बना उसके बाद एक्ट रिव्यू भी हुआ, कुछ चीजें उसमें और डाली गई। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अब तो ब्लड टेस्ट करके भी यदि पता लगने लग जाएगा तो आप सोचिए कि स्थिति क्या है। तो इसलिए तो अप टू डेट जो सारी टेक्निक्स हैं उसमें सारी टेक्निक्स को उसको सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। दूसरा है कि सजा का प्रावधान बहुत कम है और सजा की जो रीति है कि जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यदि शिकायत करेगा या ये होगा तो उसके बाद होगा। तीसरी बात यह कि इसमें पुलिस का अभी तक रोल नहीं है। हमारी एनजीओ इस बात के खिलाफ थी कि पुलिस का रोल होगा तो और मुश्किल होगी, लेकिन कार्रवाई में यदि पुलिस का रोल नहीं है तो और दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हमने कहा कि पुलिस का रोल आवश्यक है और पुलिस पर निगरानी रखनी भी आवश्यक है। चौथी बात यह कि इस पर निगरानी की कोई मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मॉनिटरिंग कमेटी आवश्यक है। और पांचवा है कि थर्ड पार्टी जो एनजीओ जो बिखरे हुए हैं, हम लोग बात तो कर देते हैं लेकिन नीचे तक जाकर के उस थर्ड पार्टी जाकर भी कभी भी, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कोई जाकर के वो शिकायत दर्ज करे उसके आधार पर हो। इस चर्चा को जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तीर्थ यात्रा हर रविवार शाम 4:30 बजे। फिल्में और दुनिया फिल्मों की, सितारे और महफिल सितारों की, बातें, खबरें और बहुत कुछ खास आपके लिए। फिल्मी दुनिया के हर पहलू का आईना, फिल्मी नामा, रोज शाम 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। फिर भारत की रक्षा करने खाकी वर्दी लाल हुई और संसद छूने सुशील गिरजा व्यास। गिरजा जी, ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा हो रही थी मॉनिटरिंग कमेटीज बनानी पड़ेगी, लेकिन देश भर में महिला आयोग बने हुए हैं, आखिर में उनकी भूमिका क्यों ऐसी नगण्य हो चुकी है, वो क्यों नहीं एक्टिव है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अभी पीएनडीटी देख दो चीजें हैं। एक तो एमपीटी है जिसमें कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को किन्हीं कारणों से उसमें उसको सहमति है, जैसे कि बच्चा बीमार है, माँ के ऊपर हेल्थ पर आ रहा है या कुछ कारणों से है। एमपीटी की आड़ में पीएनडीटी की धज्जियां उड़ रही हैं। जहाँ तक महिला आयोगों का प्रश्न है, निश्चित तौर पर जागरूक होना चाहिए, इसीलिए हमने कानून भी बनाया, हमने कार्यक्रम शुरू किया। जब मुझे पूछा मीडिया ने पहले दिन मेरा क्या होगा, तब मैंने कहा था कि महिला आयोग में मेरे एकमात्र सबसे बड़ा उद्देश्य है चलो गाँव क्यों। जब तक हम अवेयरनेस के कार्यक्रम नहीं करेंगे, पोलियो को हमने देखिए नेस्ताभूत करने के लिए उसमें सारे कुछ लगे, मीडिया भी लगा, हम लोग भी लगे, सरकारें भी लगी, तंत्र भी लगा, और आज पोलियो के समस्त एक जागृति पैदा हुई है। यदि हम पांचों तत्व जिसकी मैंने बात कही कि एक साथ लग जाए कि कड़े कानून के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी समयबद्ध कार्यक्रम में 12 वीक तक प्रेगनेंसी क्यों नहीं ध्यान रख सकते? हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर्स भी है, हमारे पास टीचर्स भी है, हमारे पास डॉक्टर्स के एएनएम भी है, वो वहां पर क्यों नहीं ध्यान रख सकते? उसके बाद में आप देखिए सबसे बड़ी जो विडंबना है कि जिन लोगों के क्लिनिक्स आदि चल रहे हैं वो बड़े बड़े लोग हैं। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसकी उतनी औकात नहीं या उसका उतना हिम्मत नहीं कि वो जाकर के उस पर कर सके। उसके कार्य इतने फैले हुए हैं कि मलेरिया भी जाकर के कहीं पर वही देखेगा। इसलिए मैंने कहा कि कमेटी सरकारों को अपने अपने रूल्स बनाने आवश्यक हैं। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग नीचे तक नहीं जा सकता। राज्य के महिला आयोग क्यों चुप है इन सब स्थितियों को लेके? क्यों अलग से कमेटी बनाने की जरूरत पड़ती है? सबसे बड़ी बात है कि महिला आयोग यदि हमारे अंतर्गत होता है तो मैं कार्यक्रम कब से ही शुरू कर देती। वो राज्य सरकारों के अंतर्गत होता है, उनकी नियुक्ति भी, उनका वो भी, और महिला आयोग बनाना तो एक फैशन हो गया है। मैं बिल्कुल बेबाकी के साथ कहती हूँ
लेकिन राज्य महिला आयोगों को पूरी तरह से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस बातों पर लेकर के भी और उनको जो दी जानी चाहिए सुविधाएं आदि उस संबंध में भी नहीं एक मॉनिटरिंग निश्चित तौर पर। क्या ये सच नहीं है कि ये महिला आयोग राज्य सरकारों को इसलिए नहीं खींच पाते क्योंकि ये राजनीतिक नियुक्तियां हैं? जिस दिन उनका गठन हो उनको समझ लेना चाहिए कि वो किसी राजनीति की नहीं बल्कि उनकी राजनीति महिला से शुरू होती है और महिला पर खत्म हो जाती है। आप तो वो बता रही हैं जो होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? होना चाहिए और इसीलिए हमने सरकारों को लिखा है और एक हम चाह रहे हैं कि एक्ट में तब्दील हो केंद्र के स्तर पर भी और राज्यों के स्तर पर भी। हम सभी राज्यों को मिलाकर के केरल का अभी तक एक्ट है जो महिला आयोग का वो काफी कुछ मुफीद है, ठीक है, राजनीतिक नियुक्तियां हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो कि उसको महिलाओं के संबंध में भी राजनीति की जाए। जब भी राजनीतिक दलों से महिलाएं आएंगी आयोगों में तो उनका जो मुख्य उद्देश्य अपने राजनीतिक दल को के हित को मैं पूरी बात से सहमत नहीं हूँ, आंशिक रूप से बात सच है, लेकिन राजनीतिक जीवन का अनुभव शायद इसमें बहुत चीज जोड़ता भी है, मैं इस बात में कहती हूँ। इसलिए मैं नियुक्ति के संबंध में, पर हाँ वहां तक उनका धर्म जब वो बन जाते हैं उसके बाद उनका धर्म एक ही होना चाहिए। मुद्दा ये है कि 5 वर्ष बाद यदि ये स्थिति हुई तो क्या होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी तो महिलाओं पर है और महिला में भी विशेषकर महिला आयोग की जिम्मेदारी ज्यादा है। एक बात आपको जोड़ दूं कि हमने बजट को, अब जो केंद्रीय बजट है उसको जेंडर बजट बनाया है। उसके पीछे यही भावना है कि प्रत्येक मिनिस्ट्री में, पिछली बार 12 मिनिस्ट्रीज थी, इस बार संपूर्ण मिनिस्ट्रीज है कि कम से कम 33 से 40-50% पैसा महिलाओं के संबंध में, इसमें शिक्षा, चिकित्सा, जिसमें अवेयरनेस के कार्यक्रम, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सारे आ जाते हैं। और उसमें खास करके जब सोशल सेक्टर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आज ये जो बिगड़ता हुआ समीकरण, बिगड़ता हुआ जो अनुपात है वो मुख्य है। इसलिए इन कार्यक्रमों में विभिन्न मिनिस्ट्रीज भी अपना योगदान दें और विभिन्न तरीकों से हमें गांव तक पहुंचना होगा, अवेयरनेस के कार्यक्रम करने होंगे। केवल एक जगह से कार्यक्रम नहीं हो सकता। शिक्षा विभाग अग्र अलग दृष्टि से करे और इसीलिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों को हम बदल रहे हैं। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों को काफी कुछ तब्दील करने की कवायद शुरू हो चुकी है। राज्य सरकारों को मैं लिख चुकी हूँ कि अपने आप से अभी से पाठ्यक्रम बदलें। अवेयरनेस के कार्यक्रम चिकित्सा से द्वारा, विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा, ये सब तरह से जब पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसमें कहा कि रिलीजियस लीडर्स का भी बहुत बड़ा रोल है और कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को उठा देख लीजिए, हत्या उसमें पाप है, वो भी बेजुबान जो जन्म तक नहीं ले पाई उस बच्ची की हत्या उस जघन्य अपराध है। इसलिए उनसे भी अपील किए जा रहे हैं बार बार और मुझे खुशी है कि इसमें उन लोगों का सहयोग भी मिलना शुरू हो गया है। तो ये आज समाज का एक ऐसा मैं सोचती हूँ कि एक ऐसा नासूर है कि अभी तो उसको ठीक किया जा सकता है। एक बात और है जिसमें विडंबना है कि 5 वर्ष बाद जब होता है या 10 वर्ष बाद जब होता है तब पता लगता है इस दशक में हमने क्या खोया। इसलिए हमने कहा है कि प्रत्येक वर्ष और 6 महीने में जहां पर बिगड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां कम से कम 3 माही, 6 माही, 12 माही, इसमें पूरा का पूरा उनकी मॉनिटरिंग और उसके बाद में आंकड़े तय होने चाहिए। इस चर्चा को जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पंचतंत्र हर रविवार सुबह 9:30 बजे। चटपटे और लज्जतदार पकवान बनाने और सजाने के तरीके हम आपके लिए लेकर आए हैं सीधे रसोई से, सोमवार से शनिवार दोपहर 1:30 बजे। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री गिरिजा व्यास। गिरिजा जी, बात हो रही थी महिलाओं को इकट्ठा आने की, महिलाओं के लिए संघर्ष करने की, लेकिन देखा यह गया है कि जहां महिला आरक्षण की बात आती है वहां तो सारे महिला नेता एक हो जाती हैं, लेकिन ऐसे विषयों पे कहीं एक मंच पे आके लड़ने की बात आज तक सब नजर नहीं आने लगी है। आज भी जयपुर में भी सभी संगठनों ने मिलकर के इस बात को मीटिंग कहा है और मैंने भी उन लोगों से एक अपील की कि हमारी बात को केवल
कहते थे कि वो जो उन्होंने कहा अपने एक शेर में कि केवल हल्ला करना मेरा मकसद नहीं, हम लोगों के उसके तह तक जा करके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैं लड़की हूँ, यदि मेरे साथ ये बीतती, मैं औरत हूँ, इस बात को हम महिलाएं समझ लेंगे तो तब क्या हालत होगी। मेरा ख्याल एक बदलाव आएगा। आपने बहुत मौजूद विषय कहा कि सबसे बड़ी बात तो कि महिलाओं के माइंडसेट को सबसे पहले चेंज करना होगा। पुरुषों की जो मानसिकता है, तर्पण कौन देगा? एक नया एक्सक्यूज और निकला है बड़े शहरों में, वो कहते हैं कि सब लड़की क्योंकि सुरक्षित नहीं है। जब हमने आंकड़े उनको प्राप्त करने का, इसलिए क्या करें, उसको पहले ही मार दो। मैंने कहा कि असंभव कुछ भी नहीं है, मैं बहुत आशावादी हूँ, और असंभव शब्द जब मेरी डिक्शनरी में नहीं है तो किसी भी महिला की डिक्शनरी में नहीं है। बेचारी, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती है तभी महिलाएं इकट्ठी नजर आती हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद वापस वही डर रहा। आप लोग रहने नहीं देते हो ना, पुरुष वर्ग बांट देता है, सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती है, अनेक कष्टों में झूलती है, और इसलिए वो होना चाहती है। वक्त तो आ गया है। ऐसा क्या है कि गलती खुद की, जिम्मेदारी पुरुषों पर? नहीं, गलती उसमें खुद की भी नहीं है। इतना दबाव होता है, आप जाकर के अंदर की कल्पना करें कि जब उसको रोज सुबह से लेकर के ताने सुनने पड़ते, जब एक बेटी हो जाए और दूसरे का पता लगे, जब तो पर ये ताने सुनाने वाली भी उसकी सास होती है। नहीं, लेकिन पुरुष का तर्पण कौन देगा? वो उसके कान में कहता है और उसकी बात को उसको कह जाते हैं। हमें जब पंजाब के दौरे में, जब मैं गाँव पहुंच करके आई उस बात को लेकर के, तब लोगों ने कहा कि आप आसपास से क्लिनिक हटा दीजिए, आधी मुसीबत तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बात भी सही है कि ये जो महिलाओं को एक साथ और केवल ये सोचे कि यदि मेरी भी इसी तरह से हत्या हो जाती तो क्या होता। मुझे हमेशा याद आती है एक बात पर कि आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की माँ, जब सती प्रथा का यहाँ पर हुआ तो माँ साहब को हमने बनाया था अपना मुख्य अतिथि उस समय, क्योंकि कोई आने को तैयार नहीं, महिला राजपूत वर्ग से भी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि पता नहीं क्यों ये लोग ये बात करते हैं, यदि मैं भी उस समय सती हो जाती तो आज मेरे बेटे का क्या होता। अगर महिला ये ठान ले कि इस तरह के अत्याचारों को नहीं होने देगी, नहीं करेगी और ना सहन करेगी, तो इस तरह के अत्याचार बंद हो जाए। हाँ, बोलने लगी है, और खास करके 33% की भागीदारी पंचायतों में मिली, उसके बाद भी जागरूकता आई है। मेरा शेर भी कह दूं मैं कि बंद होठों का था सबब कोई, वक्त आया है हम भी बोलेंगे। बोलने लगी है वो। एक उनकी मनस्थिति को और मैंने लिखा है कि तुम भी दर्द कहाँ तक देते, मैं भी जुल्म कहाँ तक सहती, तुम भी इतने बुरे नहीं हो, मैं भी इतनी भली नहीं हूँ। ये रिएक्शन आने लगा है, जागने लगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वर्षों से जिसे अहिल्या की तरह पाषाणवत बना दिया गया, जिसके बोलने पर उस पर विराम लगा दिया गया, जिसके हाथ काट दिए जाए, वो बोल नहीं सकते हो। जो ये केसेस मेरे पास आते हैं और जो उठा करके आप लोग बिकाव से लिखा करके जो दिखाते हैं शहरों के और उसके, जिस 3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो जाती हो, आज महिलाएं किस घेरे में हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि इस देश ने जो पहला मौलिक अधिकार और जो संवैधानिक अधिकार जो दिया है महिलाओं का, वो हमारी बालगी की, जिसके कारण आगे बढ़ रहे हैं। आज भी अत्याचार जो बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर ना तो आपकी राजनीतिक महिला नेतृत्व कभी आगे आया है, ना इस बारे में सोचता है। मैंने एक ही बात कही कि वो हर वक्त, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो मीडिया, यदि औरत सोच ले कि मुझे औरत की जुबान बनना है, यदि मुझे वो नहीं बोल सकती तो मैं उसके बिहाफ में बोलूं। मैं सोचती हूँ कि वो दिन दूर नहीं, जब होने लगेगा लोग इकट्ठे होकर के करने पड़ेंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें पैसे में कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब हमने बजट को जेंडर बजट कर दिया कि राज्य सरकार ये एक्सक्यूज नहीं करे कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं दुख की बात कहती हूँ, अपने रग को उठा करके रखना चाहती हूँ कि जब जेंडर बजट का हमने रिव्यू किया, और ये हमने राज्य महिला आयोगों को कहा है कि आप लोग रिव्यू करिए, सरकारें रिव्यू करें, जेंडर ऑडिटिंग हो, पता तो लगे कि महिलाओं के नाम पर वोट लेने वाले लोग कितने महिलाओं के हमदर्द हैं। फिर जी एक और बात है, जो आधुनिक महिला संगठन है, तथाकथित महिला अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनको केवल एक ही काम रह गया, पुरुषों को गाली देना। लेकिन जहाँ महिलाओं के शिक्षण की बात आती है, उनके अधिकारों को जागरूकता की बात आती है, वहाँ ये लोग कभी कोई अभियान नहीं चलाते। देखिए, ड्राइंग रूम से या 5 सितारा से निश्चित तौर पर हम लोगों को काफ़ी बहुत अच्छे संगठन भी है, जिनके मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। लेकिन हमने कहा, मैंने इसीलिए कहा कि हमें उस संस्कृति से, उससे दूर जहाँ हम डिस्कस करके आ जाएं, छोड़ दें, और संसद में या विधानसभा में भी वहाँ एयर कंडीशन रूम में बैठ करके डिस्कस करके उस बात की इतिश्री करते हैं, वहाँ तक नहीं चलेगा। ये एक ऐसा कंडेम, जिसे शापित युग में कह सकते हो कि महिलाओं के लिए है शताब्दी, जिसमें यदि हम पैदा हुए हैं तो हमें अपनी बहन के लिए कुछ करके जाना पड़ेगा। आप पुरुषों की मानसिकता की बात कह रही हैं, लेकिन दहेज के जैसे मामले आते हैं, ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि महिला ही महिला की बात सुनता कौन है? महिला की आवाज से महिला को तो आगे करके बुला दिया जाता है। यदि पुरुष मना कर दे कि दहेज भी ले, किस महिला की हिम्मत? लेकिन गिरजा जी, ये बात भी सच है कि 498 कानून का जिस तरह से पुरुष के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा हथियार बना हुआ है। उस पर भी हम लोग एक्ट पर अभी रिव्यू कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि उसके पास कुछ स्वरूप आए हैं,
लेकिन एक बात और भी है कि 498A का शस्त्र नहीं होता तो शायद दहेज हत्याओं की संख्या 1000 गुना बढ़ चुकी है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जनता एक्सप्रेस हर रविवार दोपहर 1:30 बजे। हमारा हाथ राजाला से गाड़ी रुक जा भोला मारूदी, रुक जा भोला मारूदी, अब के मन पियरिए पहुंचा दो। थोड़ा सो लुढ़ जा रे लाल जी, थोड़ा सो झुक जाए, नींब की निबोली मारे हड़ी हड़ी जान। पाल माथे पीपली पीपलियारा पीपलियारा डाला चार वारी जाऊं चिरमीसा। लेवता जय जो रे दिलड़ो, लेवता जय जो रे, लेता जय जो दिल, लेता जय जो नैनी नैनी भाई रवीना रे रुमान। सुरीलो राजस्थान हर शनिवार रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री गिरिजा व्यास। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोई सुझाव किए हैं जिससे 498 का दुरुपयोग रखे और वास्तव में जो पीड़ित हैं उन लोगों को इसका लाभ मिल सके? मैं आज तो नहीं, क्योंकि उस पर अभी हमारे विचार काफी कुछ चल रहा है। हमने एक नेशनल उस पर भी की थी जिसमें काफी कुछ विचार इस बात पर आए थे कि 498A कंपाउंडेबल हो जाए। उसके बाद सरकार ने जो बिल हमने भेजा उसको वापस सरकार ने रिव्यू करके फिर हमारे पास भेजा है और आजकल उसी पर हो रहा है। मैं इसको बाद में आपको बता सकूंगी, लेकिन ये जरूर है कि 498 रहे, लेकिन उससे किसी दूसरे का जिस तरह से उसका दुरुपयोग हो वो रोका जा सके, ये महिला आयोग का उद्देश्य है और इसीलिए उस पर भी काफी कार्य हो रहा है। एक बात और है, लेकिन इससे बच नहीं सकते क्योंकि अब क्या लोग होशियार हो गए। दहेज के नाम की लिस्ट तो छोटी है, लेकिन गिफ्ट की और स्त्री धन वो बहुत बड़ी तादाद में हो जाता है। तो अब जो डिवोर्स का ये जो बनेगा दहेज वाला, उसमें तीनों को सम्मिलित किया जाएगा। दहेज न हो, लेकिन कोई दहेज न मांगते हुए भी दूसरा केवल इसलिए पीड़ित में हो जाए क्योंकि एक मुश्किल और हो गई कि कोई और भी अत्याचार होता है तो उस समय उसको सलाह दे दी जाती है कि 498A लगा दिया जाए, जबकि मामला वो बनता भी नहीं है। पटना के मटुकनाथ जैसे प्रेम प्रसंगों के मामले हैं जिसमें एक महिला पर ही अत्याचार होता है, ऐसे मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग या आपके दूसरे महिला आयोग क्या एक्शन लेते हैं और क्या करते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि ऐसे मामलों को मैं निश्चित तौर पर जो महिला है उसको खुद को आवाज उठा करके उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। केवल आप व्यक्तिगत परिभाषा बदल करके कभी भी किसी को करके, इस देश का एक कानून भी है, इस देश की मान्यताएं भी है, इस देश की सामाजिक व्यवस्थाएं भी है और तीनों के अंतर्गत इस प्रकार के का कोई उपयोग नहीं है। और आप जब बात करते हैं प्रेम की, मैं उसके संबंध में कुछ कहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने जाकर के नहीं कहा, क्योंकि मैं केवल एक वर्ड बोल सकती हूँ कि जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे नॉस्टैल्जिया सा फील होता है, उससे अधिक कुछ नहीं। ऐसे मामलों में कानून कमजोर है, कानून है नहीं, इस कारण एक महिला को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। नहीं, कानून तो है। मैंने कहा जो सेकंड पार्ट है एग्जीक्यूशन का, उस पार्ट में दिक्कत आ जाती है। और तीसरी बात ये होती है कि महिलाएं बहुत बार खुद चुप रह जाती हैं, जब कहीं बात आती है तब कहती हैं। तो उनको चुप नहीं रहना है, उनको अपनी बात को कहना है। लेकिन एक बात और है कि हम भी अपने संवेदना को पंख को न खोलें। हमारा संवेदना का पंख है, उसने समाज को एक तरह से नई दिशा सहृदयता दे करके उसको बांध करके रखा है। हमें दुर्गा भी बनना है, काली भी बनना है, लेकिन संवेदना के पंख के साथ ये कम से कम भारत की महिला नहीं भूल सकती है। इसलिए उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ अपने आत्मसम्मान, अपने कानूनन अधिकार, उसके बारे में जानकारी, उसकी क्रियान्विति कैसे हो उसके बारे में, और दूसरी तरफ से अपना परिवार, क्योंकि एक बार जो घर के दहलीज के बाहर वो चाहे कितना भी दर्द सहती है वो नहीं निकलना चाहती है। और इसलिए ये वक्त है कि जब चेत जाएं सब लोग, और चेतावनी है बहुत बड़ी कि वक्त बहुत बुरा आएगा। रिएक्शन के पहले चेत जाइए ताकि वो अपना शस्त्र न उठाए, बल्कि वो अभी तक उसने जो केवल एक डंडा उठाया है उस तक सीमित रह करके हम फिर से
एक फूल के साथ सहजता के साथ रह सकें। राजस्थान में भी एक तहसीलदार का ऐसा ही मामला सामने आया है। ऐसे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, ये जो कानून के बहुत सारे हैं जो क्रिमिनल केसेस जो करके उसमें जो जिसमें ऑफेंस में डाला जाता है, इसलिए कोर्ट में तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से मामलों में कम से कम उस पहली औरत को दर्द न हो इसकी चेष्टा जरूर की जाती है कि उसका हकूक मिले। ऐसे काफ़ी मामले हमारे पास हैं और उन महिलाओं को मिले, क्योंकि दर्द दोनों का है। और इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस में जो एक्ट नया आया उसमें इसका प्रावधान है। आप उस औरत की भी कल्पना कीजिए जिसको 20 साल से एक रखैल की तरह या कहीं मंदिर में शादी करके और अचानक उससे कह दिया जाता है। राजस्थान का एक उदाहरण आया कि जब उसका पति शहीद हुआ, वो 14-15 साल की थी, तो उसको मना कर दिया कि उसकी शादी हुई नहीं थी। इसलिए कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हमने आवश्यक माना है कि सब शस्त्र होंगे तो अपनी लड़ाई को लड़ सकेगी। जब दूसरी औरत भी खड़ी हो जाती कि मेरा क्या दोष था जब 20 साल पहले मैंने से शादी की, मुझसे छुपाई भी गई थी, ऐसी हालत में उन दोनों महिलाओं की रक्षा करना प्रत्येक का धर्म होता है। गिरिजा जी, आप तो कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं और उस दौरान आपने महिला आरक्षण के लिए काफ़ी आवाज़ भी उठाई। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पे इसे लागू करवाने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं? ऐसे तो मैं बता दूं कि गम और भी इस जमाने में गमे मोहब्बत के सिवा राहतें और भी वस्त्र की राहत के सिवा, जो उन्होंने कहा, औरतों के दर्द उनको मिटाने के साधन और उसमें उलझे हुए। लेकिन वो एक बात है कि जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का आना नहीं होगा पूरी तौर पर, तब तक मुश्किल होगी। ये बात सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में नहीं है, हमारी अपनी प्रतिबद्धता में भी है। गांधी जी ने जो कहा था 1922 में, राजीव जी ने जो 33% का दिलाया, उस वक्त भी जब 33 की मांग कर रहे हैं तब भी। देखिए, कुछ लोगों का ये मत है कि जो इसमें पिछड़ी हुई महिला बहुत ज्यादा, उसको दिया जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज को रोका किसने है? आप जितने आरक्षित जितने पद हो वो सारे के सारे आप ज्यादा से ज्यादा पिछड़ी को दीजिए, उसके लिए उनका बहुत ज्यादा नाम भी होगा और पिछड़ी महिलाएं आगे भी आएगी। ये तो नहीं कहा कि कहीं से आप एक कुछ ही महिलाओं को दे दीजिए, हर एक को दे दीजिए, और जिनको लगता है कि कौन पिछड़ा ज्यादा है उसको दे दें, लेकिन कम से कम मुख्य धारा में जुड़े। जो बात उठाई जा रही है ये सब केवल पुरुष राजनीतिज्ञों की इस मामले को टालने की देखिए, बहुत दिनों तक जिस सत्ता पर काबिज हो जाते हैं उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बहुत बार कहती हूँ, मुझे लगता भी है कि शायद निर्णय लेने का जो हमने समाज घर में भी छोड़ा है वो हमने ही छोड़ा होगा। बहुत सारे कामों के बीच में एक काम तो पुरुष को दे दो, जब उसको वो अधिकार मिल गया तो उसके बाद में वो अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। तो बहुत दिनों से जिनके पास है सत्ता है, इसीलिए मैंने कहा कि कोई ना कोई रास्ता तो ऐसा निकल सकता है कि उनकी सत्ता का काबिज रहना उनके लिए रहे। बहुत सारे कार्य हैं। आपको लगता नहीं है कि इसमें केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी? इच्छा शक्ति की कमी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कोलिशन का एक पॉलिटिकल पार्टी का पावर होने के कारण हम लोग पहले ला सके थे उसको, उसमें इजी था। और दूसरे में थोड़ा मुश्किल तो होता है। पर वही कोलिशन गवर्नमेंट जब ओबीसी के आरक्षण को उच्च शिक्षण संस्थाओं में आसानी से लागू कर सकती है, तो महिला आरक्षण के मामले में क्यों वो डर रही है? मेरा कोई कमेंट इससे ज्यादा नहीं कि महिला आज भी महिला है, महिलाओं के प्रति रवैया बदलने में बहुत सदियां लगी। ये थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री गिरिजा व्यास। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।